हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल। मैं अभी एम्स नागपुर में पढ़ रही हूँ और मैं गया से हूँ, गया बिहार। एंड नीट में मेरा रैंक था 4067। और मैं आज आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको आज उनका वो सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अभी तो सिर्फ 14 क्वेश्चंस है और ये भी आसान ही है। पर जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हमको देखना रहता है कि सबसे पहले इसमें से कौन सा हमको अच्छे से आता है, और जो भी अच्छे से आता है उसको पहले कर लेना है। और उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको देखना है। और उसमें भी जब अगर ऐसा आप करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आता है वो पहले कर रहे हैं, तो उसमें भी सीक्वेंस आपको देखना है कि आप सीक्वेंस को ऐसे मिसमैच ना करें। जैसे आपको 2 नहीं आता तो आपको देखना है कि 1 के बाद 2 के लिए आप स्पेस छोड़ें। तो अभी वो सब तो ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a common characteristic feature of plant sieve tube cells and most of the mammalian erythrocytes is। तो सबसे पहले मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स और प्लांट सीव ट्यूब सेल्स ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें कॉमन क्या है। तो मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स होता है आरबीसीज। तो ये पूछ रहा है कि आरबीसी और प्लांट सीव ट्यूब सेल्स इसमें कॉमन क्या है। तो हमको ऑप्शंस देखना है अब। एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरिथ्रोसाइट्स में होता है एंड प्लांट सीव ट्यूब सेल्स में नहीं होता है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारा प्लांट सीव ट्यूब सेल्स में होता है और मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स में भी होता है, तो मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, ये हमको पता है, पर प्लांट सीव ट्यूब सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। उसके बाद द लास्ट ऑप्शन इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमको पढ़ाया पता है हमेशा कि आरबीसीज डोंट हैव न्यूक्लियस। मतलब इनिशियली जब आरबीसीज का डेवलपमेंट होता है तो न्यूक्लियस रहता है, फिर धीरे धीरे जब आरबीसीज मैच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। वैसे ही प्लांट सीव ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, नाउ अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। तो राइबोसोम आपको इसमें अच्छे से देखना है कि व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपसे ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है। तो नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम मतलब फॉल्स फॉर राइबोसोम। तो हम ऑप्शंस देखेंगे और ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ना है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर सबको पता है कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। वो हम याद भी करते हैं 30S एंड 50S ऐसे करके। तो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। देन राइबोसोम फॉर्म्स पॉलीसोम। ये भी हमको पता है कि मल्टीपल यूनिट्स अटैच टू द mRNA एंड फॉर्म अ पॉलीसोम। उसके बाद द थर्ड ऑप्शन सेम है, मे अटैच टू mRNA, वो mRNA पे अटैच होके ही पॉलीसोम बनेगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब भी हम राइबोसोम पढ़ते हैं तो उसका फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये ऑब्वियसली इट इज फॉल्स। दे एब्सोल्युटली हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, which one of these is not a eukaryote। तो इसमें हमको ऑप्शंस देखना, यूग्लिना, एनाबेना, स्पाइरोगायरा एंड अगैरिकस। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें से अगैरिकस हमें पता है कि एक मशरूम है विच फंगाई में आता है एंड फंगाई इज अ यूकैरियोट। उसके बाद स्पाइरोगायरा देखते हैं, तो स्पाइरोगायरा भी यूकैरियोटिक सेल है, ये एल्गी है। उसके बाद एनाबेना क्या है, तो एनाबेना इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
तो ये बैक्टीरिया है, तो ऑब्वियसली ये यूकैरियोट नहीं होगा। एंड यूग्लिना 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 हम पढ़ते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस करता है एंड इट इज अ यूकैरियोट। तो सही इसमें आपका हो जाएगा एनाबिना, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। Now the next question is which of the following stains is not used for staining chromosome? तो इसमें जो सारे stains दिए हुए हैं उसमें से एक छोड़ के it is not used for staining chromosomes। तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें से सैफ्रनिन जो है वो क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए यूज नहीं होता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है तो कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें ये फॉलोइंग सेल्स को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग्स, ह्यूमन आरबीसीज एंड बैक्टीरिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां आपको अरेंज करना रहता है तो आप फर्स्ट एंड लास्ट को फाइंड करने का कोशिश करिए। तो सबसे पहले इसमें हमको पता है कि माइकोप्लाज्मा तो स्मॉलेस्ट होगा, माइकोप्लाज्मा विल बी द स्मॉलेस्ट एंड ऑस्ट्रिच एग तो लार्जेस्ट होगा। एंड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़ा। ये भी देखना है कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग में सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा एंड सबसे बड़ा हमको पता होता है कि ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, तो ये अभी ऑप्शंस में देखना है कि माइकोप्लाज्मा फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, तो ए और बी दोनों में फर्स्ट दिया हुआ है और लास्ट में सेकंड ऑप्शन दिया है, मतलब ऑस्ट्रिच एग। तो सी एंड डी तो ऐसे ही रूल आउट हो जाता है, बच्चा आपका ए एंड बी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन आरबीसीज एंड बैक्टीरिया में से हमें पता है कि ह्यूमन आरबीसीज का साइज तो बैक्टीरिया से ज्यादा ही होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है 1, 1, 4, 3 एंड 2, मतलब ऑप्शन ए। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं रूल आउट करके। और आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अंडरलाइन करके। उसके बाद द क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स। मतलब कि ये प्रोकैरियोट्स में भी दिखता है एंड मेनी यूकैरियोट्स, मतलब जरूरी नहीं है कि हर यूकैरियोट में दिखे, पर मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में दिखता है। और ऑप्शंस क्या क्या है, chromatin material, cell wall present, nuclear membrane present and membrane bound subcellular organelles present। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि सेल वॉल इज प्रेजेंट, क्योंकि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। कॉमन टू और हमें कॉमन ढूंढना है, तो ये ऑल प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट भी है, एंड मेनी यूकैरियोट्स एंड प्लांट्स एंड फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज हु प्रपोज्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी फैक्ट है और ये इतने बार हम पढ़ लेते हैं कि हमें याद ही हो जाता है। तो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। तो ये फैक्ट है जो हमें याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ सिक्रीटरी सेल। तो सिक्रीटरी सेल में क्या क्या होना चाहिए, तो गोल्गी एपैरेटस इज एब्सेंट, ये गलत है क्योंकि गोल्गी एपैरेटस ही सिक्रीट करता है, तो वो एब्सोल्युटली प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, ये हाँ ये सही है। उसके बाद ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होना चाहिए, तभी तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होगा। उसके बाद सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, ये गलत है, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द गोल्गी एपैरेटस, तो ये भी गलत हो गया। तो बच्चा सिर्फ एक ऑप्शन बी। तो ये आंसर हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट हम पढ़ते हैं कि इट इज द
इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इन द प्लांट सेल्स। तो ये भी एक याद करने की चीज है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल भी नहीं है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगेन नॉट ट्रू मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो फॉल्स फॉर अ यूकैरियोटिक सेल। तो ऑप्शंस देखते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो हम जैसे ही प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, तो ये गलत है। एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ये भी सही है। तो सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, ये हमारा गलत हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So question number 11 is which of the following statements is not true for plasma membrane? Again, not true means which of the following is false. तो सबसे पहले it is present in both plant and animal. It is present in both plant and animal cell. हाँ ये सही है, तो ये false नहीं है। उसके बाद lipid is present as bilayer in it, ये भी सही है। हम पढ़ते हैं bilayered plasma membrane होता है। उसके बाद प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड, ये भी सही है। एंड कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, ये गलत है, क्योंकि जब हम कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टिड डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो ये प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एक डिफरेंशिएटिंग फीचर इस इन ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो हमको पता है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, तो ये तो गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम भी दोनों में प्रेजेंट होता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड्स। अब हमें पता है कि थाइलाकोइड सिर्फ प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं और वो एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज होते हैं, तो ये सिर्फ प्लास्टिड में होता है, तो ये सही ऑप्शन है। एंड प्रेजेंस ऑफ डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन बोथ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनल एंड सेल मोटिलिटी। तो जब भी हम साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल्स शेप एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर सेल शेप एंड स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस होगा तो ऑर्गन को सपोर्ट मिलेगा, एंड ऑल्सो ऑर्गन को सपोर्ट मिलेगा तो अंदर तो तभी और वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं दे ओनली हेल्प इन सेल मोटिलिटी। तो ये तीनों तो सही है, पर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट इसमें साइटोस्केलेटन हेल्प नहीं करता, तो ये आपका नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल हो जाएगा। उसके बाद स्टेन्स, अगेन स्टेन्स इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज। तो विच स्टेन इज यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया? तो जानस ग्रीन जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज करते हैं, तो ये इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल? तो वैक्यूल सबसे पहले एक ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल में भी होता है एंड एनिमल सेल में भी होता है। पर जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूल इन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? तो जो प्लांट सेल का वैक्यूल है वो काफी ज्यादा इनलार्ज हो सकता है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल का क्या क्या काम है? तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको जो एमसीक्यू में जैसे आप 1 वर्ड में आंसर लिखते हैं, इसमें आपको उसी 1 वर्ड को थोड़ा सा एक्सपैंड करके 2-3 लाइन्स में लिखना है या 2 लाइन्स में लिखना है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्यूल में आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। So vacuole helps in the storage, waste disposal and cell elongation and protection in a plant cell. तो जब भी
प्लांट सेल का वैक्यूल पहले तो बड़ा होता है एनिमल सेल से, और बड़ा है तो वो उसमें स्टोरेज में हेल्प कर सकता है, वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प कर सकता है, सेल को बड़ा करने में हेल्प कर सकता है, एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकता है। जब लाइक हम पढ़ते हैं कि प्लांट सेल्स स्वेल हो जाते हैं, तो उस समय whenever they are put in hypotonic solution, तो उसमें ये हेल्प करता है। एंड देन the next question is what does S refer in a 70S and 80S ribosome? अब हमें पता है कि 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में होते हैं, 80S राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में होते हैं। अब ये 70S एंड 80S में S क्या है? तो S stands for Svedberg's unit और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है? तो जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है ये क्या डिपेक्ट करता है? तो एक प्रोसेस होती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली मींस किसी मॉलिक्यूल को बहुत फास्ट स्पीड पे रोटेट करना, और रोटेट करने के बाद कुछ चीजें सेटल हो जाती है एज सेडिमेंट। ठीक है, तो ये स्वेडबर्ग्स यूनिट हमें बताता है कि हाउ फास्ट अ सेल ऑर्गेनेल सेडिमेंट्स ड्यूरिंग द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जितने जल्दी वो जितना ज्यादा हैवी होगा वो सेल, उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा सेडिमेंट होने में। तो और इसका जो एस का वैल्यू होता है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स। आप जितने ज्यादा भारी होंगे उतना ज्यादा आपको सेडिमेंट होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए in cells heavier the structure, higher is the sedimentation coefficient, and sedimentation coefficient depicts that how fast a cell organelle sediments during the process of ultracentrifugation. And S का full form या meaning जो भी आप कह रहे हैं, Svedberg's unit. Okay, so the next question is abhi mention a single membrane bound organelle which is rich in hydrolytic enzymes. So hydrolytic enzymes में हम पढ़ते हैं कि lysozyme is rich in hydrolytic enzymes and इसका it also has a single membrane. Hydrolytic enzymes मतलब जो कि digestion में help करे, हाइड्रोलेजेस होते हैं इसमें। तो जब भी सेल को जरूरत है तो लाइसोसोम्स रिलीज दीज एंजाइम्स एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर गैस वैक्यूल्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस। तो गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं? गैस, इनके नाम से ही पता चल रहा है, गैस एंड वैक्यूल मीन्स अ नंबर ऑफ गैस वेसाइकल्स हैव कोएलिस्ड, मतलब बहुत सारे गैस वेसाइकल्स एक साथ आके एक गैस वैक्यूल बनाते हैं। तो अब किसी भी चीज में गैस भरेगी तो ऑब्वियसली वो लाइट हो जाएगा, मतलब वो फ्लोट करने लगेगा। तो और ये होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन सम बैक्टीरिया एंड दे हेल्प। और आप अभी जो वेसाइकल्स है उसमें गैस अंदर आ सकती है या बाहर जा सकती है। तो जब गैस अंदर आएगी तो वो मॉलिक्यूल, तो वो सेल हल्का हो जाएगा, और हल्का हो जाने की वजह से वो फ्लोट करने लगेगा। तो ऐसे हम यार गैस वैक्यूल्स नाम सुन के पहला पॉइंट, दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, उसके अंदर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है। कभी गैस फिल हो जाएगी तो बैक्टीरिया लाइट हो जाएगा एंड फ्लोट करने लगेगा। तो सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गैस वैक्यूल्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पॉलीजोम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पॉलीजोम का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप पॉलीजोम का डेफिनेशन लिखेंगे। तो पॉलीजोम क्या होता है? तो सेवरल राइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए पे अटैच करके, मान लीजिए ये आपका एमआरएनए है, उस पर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीजोम। और या फिर पॉलीराइबोसोम। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? तो ये पॉलीजोम, ये एमआरएनए पे राइबोसोम्स अटैच हो गए, और हमको पता है कि राइबोसोम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो राइबोसोम है इस एमआरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ पॉलीजोम। नाउ
Sixth question is what is the feature of a metacentric chromosome? तो then again आपको फीचर पता होने से पहले metacentric chromosome का मतलब पता होना चाहिए। तो metacentric chromosome क्या होता है कि जब centromere is present in the center and it divides the क्रोमोसोम इंटू टू इक्वल पार्ट्स, तो इसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो फीचर में हम बेसिकली बताना है कि वेयर इज द सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और इसके वजह से क्या होता है, द क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल सेगमेंट्स। वैसे ही आपके डिफरेंट और क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, उसमें आर्म्स का लेंथ डिफरेंट होता है, पर ये मेटासेंट्रिक में आर्म्स का लेंथ इक्वल होता है। तो यही आपको फीचर लिखना है। उसके बाद व्हाट इज रेफर्ड टू एज सैटेलाइट क्रोमोसोम? तो एक क्रोमोसोम अभी हमने देखा भी क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग होती है। तो क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, और ये नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस गिव द अपीयरेंस ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, और इन्हीं को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये सैटेलाइट क्रोमोसोम्स ही न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं मतलब जिन क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस होता है किसी कांस्टेंट लोकेशन पे, और उसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। एंड दीज सैटेलाइट क्रोमोसोम्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो ये हो गया हमारा सैटेलाइट क्रोमोसोम। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्राइब ब्रीफली द रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो हमें न्यूक्लियोलस का रोल बताना है बेसिकली। तो न्यूक्लियोलस का रोल बताने से पहले अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको हर क्वेश्चन में आपको कोशिश करना चाहिए कि आप एक डायग्राम बना सकें, और डायग्राम से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं ऑब्वियसली, और डायग्राम से आप टीचर को समझ आता है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि ये क्या चीज है। तो डायग्राम बनाना चाहिए आपको, और जैसे क्वेश्चन है, जैसे 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो आप लिख के आए। तो आप ऐसा आपको गारंटी के साथ अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स के हिसाब से आप पॉइंट्स लिखने की कोशिश करें, एटलीस्ट पॉइंट्स नहीं तो 3-4 लाइंस, वो भी थोड़ा स्पेस देके, सो दैट द एग्जामिनर कैन सी कि आपने अच्छे से लिखा है। उसके बाद रोल ऑफ न्यूक्लियोलस में हम न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियोलस के बारे में लिखेंगे कि न्यूक्लियोलस है क्या। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड इट इज अ राउंड, नेकेड एंड स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर। नेकेड मतलब इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, एंड इट इज स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर, एंड इट इज हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, एंड वो क्रोमैटिन से न्यूक्लियोलस अटैच्ड होता है एट अ स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन से अटैच्ड होता है एक विदाउट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, एट अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियोलस को डिस्क्राइब कर लिया। अभी रोल ऑफ न्यूक्लियोलस क्या है इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो न्यूक्लियोलस है, इट इज द चीफ साइट, मतलब ये मेन साइट है फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो एंड राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होगा, एंड वो राइबोसोम इन टर्न जाके प्रोटीन्स बनाएगा। सो दिस इज हाउ न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व। तो ये सेंटर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम के कंपोनेंट्स का। तो जब तक राइबोसोम सिंथेसिस नहीं होगा, तो बेसिकली न्यूक्लियोलस will help in the मतलब ribosomal RNA synthesis, ribosome and components of ribosomes, which will finally help in the synthesis of proteins.
तो दिस इज हाउ द न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद आप और ये तो मेनली आपको 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स लिखने हैं शॉर्ट आंसर में, पर आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं अगर आपको, या फिर ये पॉइंट्स सारे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इट कंबाइंस rRNA विथ प्रोटीन्स टू प्रोड्यूस राइबोसोमल सबयूनिट्स। दिस सेम थिंग इज थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। These ribosomal proteins formed are the sites for protein synthesis in the cell, and nucleolus is also essential for spindle formation during nuclear division. तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है how it is involved in protein synthesis. तो basically nucleolus is the chief site for ribosomal RNA synthesis and for the synthesis of ribosome components, and these two will form ribosome and ribosome will help in protein synthesis. तो ऐसे आप फ्लो चार्ट की तरह भी लिख सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं फॉर बेटर मार्क्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एक्सप्लेन द एसोसिएशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो अभी एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन था कि is carbohydrate a component of plasma membrane? Of course it is a component, and it has a lot of significance in the plasma membrane. So we can see यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिर से स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, और हमें पता है कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं एंड ओलिगोसैकेराइड्स। सो बेसिकली जो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स है, जो ओलिगोसैकेराइड्स जो प्रेजेंट है, द ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स associated with lipids or proteins by the process of glycosylation. तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो ये पार्ट है, इट इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ओनली। तो इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले एसोसिएशन हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स हाउ इट इज एसोसिएटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो the branched and unbranched chains of oligosaccharides, they are associated with either proteins or lipids. तो जब प्रोटीन्स के साथ होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो जाएगा, एंड जब लिपिड्स के साथ होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएगा। So these glycoproteins and glycolipids are present in the plasma membrane. अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट कहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है? दे एक्ट एज सरफेस मार्कर्स। मतलब कभी भी किसी सेल को रिकॉग्नाइज करना है तो इन ओलिगोसैकेराइड्स के बेसिस पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। सो दे सर्व एज सेल सरफेस मार्कर्स, देन दे हेल्प इन इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन एंड सेल रिकॉग्निशन। तो जो सेल सरफेस मार्कर होगा वो सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा, और जब सेल रिकॉग्नाइज हो जाएगा तभी कुछ इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि ये ओलिगोसैकेराइड सेल सरफेस मार्कर्स हैं। मार्कर रहेगा तभी रिकॉग्निशन होगा, और जब तक रिकॉग्निशन नहीं होगा तब तक कोई भी इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस नहीं होगा। So and most of them are receptors for hormones और neurotransmitters. तो हमें पता है जब तक रिसेप्टर से इंटरैक्शन नहीं होता तब तक हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होता। तो ऐसे दिस इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने एसोसिएशन देख लिया एज अब हम जब भी रिवाइज करेंगे तो हम ये 3 चीजें याद रखेंगे कि एसोसिएशन क्या है। तो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में एसोसिएशन है। सिग्निफिकेंस क्या है? सेल सरफेस मार्कर्स होगा तो रिकॉग्निशन होगा तो हेल्प करेगा इन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, एंड रिसेप्टर्स की तरह प्रेजेंट होता है। तो हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज तब तक नहीं होता जब तक रिसेप्टर इज प्रॉपरली फंक्शनिंग एंड रिसेप्टर से इंटरैक्शन ना हो। उसके बाद हम आते हैं कॉमेंट ऑन द कार्टवील स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। तो सबसे पहले हम सेंट्रियोल का फिर से डायग्राम बनाएंगे, और सेंट्रियोल का डायग्राम बनाने के बाद हम एक्सप्लेन, इसमें मेनली आप
जब भी किसी के स्ट्रक्चर पे कमेंट करना है तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो अभी सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रोसोम, एंड सेंट्रोसोम में टू सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ईच सेंट्रोसोम हैज टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इसके अराउंड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आपको ये गोल सा सेंट्रियोल बनाना है और उसके चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बनाना है। अब इस सेंट्रियोल में का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें एक आप देख सकते हैं, ये कार्टव्हील जैसा दिख रहा है और इसमें 9 स्पोक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और बीच में ये स्पोक्स एब्सेंट है, तो इसीलिए हम इसको 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। सो सबसे पहले आपको लिखना है कि इट हैज each centrosome has 2 centrioles and these are surrounded by, second line हो गया, they are surrounded by amorphous pericentriolar material। उसके बाद थर्ड लाइन हो गया कि ये जो 2 सेंट्रियोल है they will be present perpendicular to each other in the centrosome, और उसके बाद जो हर सेंट्रियोल है उसमें 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स होगा जो हमने अभी काउंट किया, और बीच में ये एब्सेंट होगा, तो 9+0 अरेंजमेंट होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये ईच फिब्रिल में ये 3 सब फाइबर्स हैं, और 3 सब फाइबर्स की वजह से इसको हम ट्रिपलेट फिब्रिल भी कहते हैं। एंड जो ये सेंट्रियोल्स है दे फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आपको इसमें रेडियल स्पोक्स बनाने हैं 9, बीच में रेडियल स्पोक्स एब्सेंट होंगे, एंड यहाँ पे 3 सब फाइब्रिल्स बनाना है, और इसके वजह से इसको ट्रिपलेट फिब्रिल कहते हैं। उसके बाद आपको लिखना है ये 3-4 पॉइंट्स हो गए इसमें आपके, एंड दे फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। हमें पता है कि सीलिया एंड फ्लैजिला में बेसल बॉडी और हुक होता है, तो उसमें से बेसल बॉडी बनाता है सेंट्रियोल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रीफली डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी हमें पता है कि श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। आपको ईयर याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, और हमें इसे डिस्क्राइब करना है जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द सेल्स। तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑब्वियसली सेल्स से बने होते हैं, एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द सेल्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द सेल्स। प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द सेल्स मतलब टिश्यूज, ऑर्गन्स। तो और द सेकंड स्टेटमेंट इज दैट सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो सबको याद रहता है। तो पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, एंड सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। उसके बाद पर जो श्लीडन एंड श्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी वो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि सेल्स आते कहाँ से हैं। तो ये हमें एक्सप्लेन किया वर्को ने, रुडोल्फ वर्को, और उसने ये स्टेटमेंट दिया कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो सेल्स है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, वही न्यू सेल्स को उन्हीं के द्वारा न्यू सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो उसने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया, एंड मॉडर्न सेल थ्योरी में उसने क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये तो सिमिलर स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट उसने दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो जब भी सेल थ्योरी लिखेंगे तो हम पहले ओल्ड सेल थ्योरी बाय श्लीडन एंड श्वान लिखेंगे, एंड उसमें वर्को का कंट्रीब्यूशन लिखेंगे कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो इसमें जो वायरसेस हैं दे आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी बिकॉज दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। सो
हम जब आगे जब वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो जब सेल्स ही नहीं है तो सेल थ्योरी इस पर ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपको एक चीज याद रखना है कि वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, और स्लीडन सेल थ्योरी में हमेशा ओल्ड एंड न्यू दोनों को लिखना है, एंड न्यू में कंट्रीब्यूशन मेड बाय रूडोल्फ वर्क को लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूकैरियोटिक सेल्स में एक ऑर्गेनेल है, और ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होता है। ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स मतलब ट्यूब्स जैसा एक नेटवर्क की तरह न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ एंड रफ। तो रफ से आपको समझ में आ रहा है कि रफ जो है रफ एंड स्मूथ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पार्टिसिपेट करता है इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। एंड सिंस ये रफ है मतलब इसके ऊपर कुछ तो अटैच्ड है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे रफ, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होगा उसको बोलेंगे स्मूथ। तो एक पॉइंट तो यहीं से आ गया कि इट possesses ribosomes attached to its membrane। रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट होगा। अभी हमें पता है कि मैंने इतने बार बोला कि राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऑब्वियसली जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर एनवेलप के पास ही रहता है। इट इज इंटरनल एंड कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर एनवेलप। हमें पता है कि न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये राइबोसोम्स ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके अटैच होंगे, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होके दे विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। देन इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्ना। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें सिस्टर्ना प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो स्मूथ होता है उसमें वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। और देन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, क्योंकि हमको पता है लाइसोसोम्स में एंजाइम्स है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंजाइम्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा है। सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स lysosomes, and the smooth endoplasmic reticulum helps in the synthesis of spherosomes। तो ऐसे डिफरेंसेस लिख सकते हैं। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियर एनवेलप के पास होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेरिफेरी में होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स बनेंगे और राइबोसोम्स आके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होंगे। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स and it is formed of cisterna, and it also helps in the formation of lysosomes। तो and opposite में हम लिख सकते हैं it is peripheral, it does not have ribosomes, then it is formed of vesicles and tubules, and it gives rise to spherosomes। तो ऐसे आप easily differences लिख सकते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, give the biochemical composition of plasma membrane and how are lipid molecules arranged in the membrane। सबसे पहले केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें लिखना है। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो हमने पढ़ा इतने देर से कि लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़े इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, एंड फाइनली वाटर। तो कॉम्पोजिशन में हमें इन सबका रिस्पेक्टिव परसेंटेज लिखना होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है जो 20 to 80% हमारा लिपिड्स होता है, देन प्रोटीन्स होता है 20 to 70%, देन वाटर होता है 20%, एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है 1 to 5%। तो ये आपको ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है एंड कौन सा सबसे कम प्रेजेंट होता है। तो ये आपको
ऑर्डर भी याद रखना है, और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये तो अब पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे। लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। लिपिड सबसे ज्यादा, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वाटर एंड लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स। सो अभी हमें बताना है कि हाउ आर लिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड। तो ये तो देख ही लिया कि लिपिड्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो हमें पता ही है कि लिपिड्स आर द मेन, और लिपिड्स बाई लेयर में अरेंज होते हैं। एंड लिपिड्स कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं? फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स के फॉर्म में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये अरेंज कैसे होते हैं, तो इसका भी डायग्राम अच्छे से बनाना है। जब भी ये क्वेश्चन आए तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एनसीईआरटी में दिया है, आपको अच्छे से बनाना है एंड लेबल करना है। तो लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसमें बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं। हम जनरली ऐसे बनाते हैं, और इसके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इंटीग्रेटेड होते हैं। तो जो ये आप याद कैसे ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि हेड हाइड्रोफिलिक है या टेल हाइड्रोफिलिक है। तो जो भी हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, और हाइड्रो मतलब वाटर, और जो भी वाटर लविंग होगा वो पोलर होगा, एंड जो भी वाटर रिपेलिंग होगा वो ऑब्वियसली नॉन पोलर होगा, क्योंकि वाटर में भी आयंस होते हैं H+ एंड O-। सो उसके वजह से ये पोलर या नॉन पोलर आया। तो जो भी पोलर होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, यानी वाटर लविंग होगा। ये 3 वर्ड्स हमें याद हो गए, पोलर, हाइड्रोफिलिक एंड वाटर लविंग। तो हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग होगा एंड नॉन पोलर होगा। अभी हम ये कैसे याद रखेंगे कि हेड इज, तो आप हमेशा ये डायग्राम के फॉर्म में याद रखें कि टेल्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब टेल्स अंदर के तरफ हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक है। और जो हेड्स हैं वो बाहर के तरफ हैं, वो तो ये हाइड्रोफिलिक है। तो आप बार बार बना के इसको याद रखिए, और हेड्स को बाहर की तरफ बनाइए, इसका मतलब ये हाइड्रोफिलिक है। तो हमें डिस्क्राइब करना था हाउ आर लिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज इन द मेम्ब्रेन। तो आप लिखेंगे कि लिपिड मॉलिक्यूल्स में बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक होगा तो पोलर होगा, पोलर होगा तो वाटर लविंग होगा, वाटर लविंग होगा तो बाहर की तरफ होगा, एंड हेड्स बाहर की तरफ है। सो हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। एंड इसके वजह से लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। सो हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। गिव द बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हाउ आर लिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन द मेम्ब्रेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर प्लाज्मिड्स एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले व्हाट आर प्लाज्मिड्स, तो इसमें भी हम डायग्राम बनाएंगे, उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाएंगे। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली बायो में। तो सबसे पहले प्लाज्मिड्स क्या है, तो प्लाज्मिड्स आर अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये बैक्टीरियल सेल में इसके साइटोप्लाज्म में हमें मिलते हैं। और जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल में नहीं होते हैं। मतलब कि जब भी हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, और ये एक प्लाज्मिड है। तो ये क्रोमोसोम के ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस बॉडी जब हम बोलते हैं, मतलब जिसका किसी के कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये अपने खुद से रेप्लिकेट करते हैं, इसलिए प्लाज्मिड्स को हम बोलते हैं दे कैन रेप्लिकेट ऑटोनोमसली एंड दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल। और ये जो है क्रोमोसोम के साथ नहीं होते पर सेपरेटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्रोमोसोम से टेम्पोररली अटैच हो जाते हैं एंड रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये भी इनकी मर्जी है। अब अगर ऐसे हैं ये, या फिर इनका जब मन करे तो ये जाके हमारे क्रोमोसोम से इंटीग्रेट कर जाएंगे और उसके साथ रेप्लिकेट करेंगे। तो उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि प्लाज्मिड्स है क्या। अब इसका रोल क्या होता है बैक्टीरिया में,
तो सबसे पहले प्लाज्मिड्स क्रोमोसोम के साथ नहीं है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। और उसके पहले हमने देख ही लिया ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये भी हमें पता है। उसके बाद इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, ये भी हमें पता है फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये इसके वजह से ये क्या क्या हमें हेल्प करेंगे, तो दे आर यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मतलब कि जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और मतलब हम आगे भी पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं इनमें सर्टेन एरियाज होते हैं, और इन एरियाज के वजह से दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब एक बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होगा, जैसे ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्ट, ये प्लाज्मिड जो है इसमें एक एरिया है जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का एरिया। तो ये प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होगा। वैसे ही वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है इसके पास, तो वो एम्पिसिलिन से भी रेजिस्टेंट होगा। तो प्लाज्मिड्स में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो हेल्प इन प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया। उसके बाद हम और देखते हैं, तो और इसमें कुछ कुछ जीन्स हैं, और ये जीन्स हेल्प करते हैं टू मेटाबोलाइज अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और इट आल्सो हेल्प्स इन द कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद ये जो डिफरेंट एरियाज हैं इनका डिफरेंट फंक्शंस होता है। तो एक प्लाज्मिड में बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शंस हो सकता है। जैसे हमने देखा एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसके बाद किसी एंजाइम के लिए कोड करना जिसके वजह से कोई न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइज हो, विच नॉर्मली अ बैक्टीरिया इज अनेबल टू, पर उस प्लाज्मिड में उस जीन के प्रेजेंस से वो एक अलग से न्यूट्रिएंट को भी मेटाबोलाइज कर सकता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। आगे हम कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे कि एक सेल अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल को ट्रांसफर करती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो इसमें जो मेन डीएनए है वो तो ट्रांसफर नहीं होता, प्लाज्मिड वाला डीएनए ट्रांसफर होता है, इसलिए प्लाज्मिड हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। तो ये हमारा हो गया पूरा व्हाट आर प्लाज्मिड्स एंड व्हाट इज देयर रोल इन बैक्टीरिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट आर हिस्टोन्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो हिस्टोन्स क्या होता है, तो हमें सबसे पहले देखना है हिस्टोन्स आर द बेसिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। बेसिक मतलब एसिडिक एंड बेसिक वाला बेसिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये बेसिक है दैट आर हाई कंटेंट ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये आपको याद रखना है कि हिस्टोन्स में आर्जिनिन और लाइसिन होता है, एंड these histones form a part of the chromosomal material. So ये जो है क्रोमोसोम्स के क्रोमोसोमल मटेरियल का पार्ट फॉर्म करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो उसमें होता है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें से जो 4 हैं H2A, H2B, H3 एंड H4 ये पेयर्स में होते हैं, और H1 अकेला होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं H1 इज 1, तो 1 वाला अकेला है, बाकी सब पेयर्स में है। एंड ये पेयर्स में टू प्रोड्यूस, तो जो पेयर्स में है 4 पेयर में है तो ये ऑक्टामर फॉर्म करेंगे कॉल्ड न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो एक ये जो 4 हिस्टोन है H2, H3, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये पेयर्स में होते हैं, एंड ये ऑक्टामर फॉर्म करेंगे कॉल्ड न्यू बॉडी और द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, तो ये इसको न्यू बॉडी बोलते हैं, and it is made up of octamer of histone proteins H2A, H2B, H3 and H4, and H1 is a monomer। ठीक है, तो ये हो गया what are histones। उसके बाद what are their functions। तो histones का function क्या है, histones bear positively charged ends that attract negatively charged
strands of DNA. तो हमें पता है कि DNA is negatively charged और histones जो है positively charged हैं. तो histones they attract DNA and they also provide a medium around which the DNA binds, and they play a vital role in gene regulation as they act as gene repressor. तो जो हिस्टोन्स हैं उसके जो ये हिस्टोन का कोर जो बन रहा है ऑक्टामर के जैसा, उसके अराउंड डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड करेगा. सो they provide a medium around which DNA binds and they act as gene repressor. मतलब कुछ जीन्स जो नहीं फंक्शन करने चाहिए उसको रिप्रेस करेगा एंड उसके वजह से जीन रेगुलेशन होगा. एंड दे ऑल्सो फॉर्म द क्रोमैटिन मटेरियल एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी एज दे आर नॉट कोएगुलेटेड बाय हीट. तो हमें 3 फंक्शंस मिलते हैं कि हिस्टोन का जो ऑक्टामर और न्यू बॉडी है उसके अराउंड डीएनए बाइंड करता है. उसके बाद they also play an important role in gene regulation as gene repression करवाता है histones. And the third is they form chromatin material and provide stability as they are not coagulated by heat. मतलब heat से वो coagulate नहीं होगा तो genetic material को stability मिलेगी, gene repression होगा, unwanted genes express नहीं होंगे and DNA binding के लिए एक अच्छा medium या फिर एक अच्छा support मिलेगा due to histone proteins. तो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए. थैंक यू.